उंगली पर रखा ये छोटा सा काला पैलेट देखने में शायद किसी साधारण पत्थर जैसा लगे, लेकिन इसके अंदर छिपी ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ किलो परमाणु ईंधन महीनों तक लाखों घरों में बिजली पहुंचाने में योगदान दे सकता है। इसकी शुरुआत होती है एक साधारण चट्टान से, लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है उस पत्थर के साथ कि वही दुनिया के सबसे शक्तिशाली ईंधनों में बदल जाता है? उसके अंदर छिटे यूरेनियम को कैसे अलग किया जाता है? उसे इतना शुद्ध कैसे बनाया जाता है कि वो परमाणु रिएक्टर के अंदर सुरक्षित तरीके से वर्षों तक काम कर सके? और क्यों इस पूरी प्रक्रिया में दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें, सबसे सख्त सुरक्षा और सबसे सटीक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है? आज हम एक यूरेनियम के टुकड़े की पूरी यात्रा देखेंगे, धरती की गहराई में दबे अयस्क से लेकर उस छोटे से न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट तक जो आखिरकार एक परमाणु रिएक्टर के दिल में पहुंचता है। यात्रा की शुरुआत होती है उन जगहों से जहां करोड़ों साल पहले भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने यूरेनियम को चट्टानों के भीतर जमा कर दिया। दुनिया में हर चट्टान में यूरेनियम नहीं होता। वैज्ञानिक वर्षों तक सर्वे करते हैं। सैटेलाइट डेटा, भूवैज्ञानिक नक्शे और विशेष उपकरणों की मदद से वे उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं जहां यूरेनियम की मात्रा आर्थिक रूप से निकालने लायक हो। जब एक अच्छा भंडार मिल जाता है तब शुरू होता है खनन। अगर अयस्क जमीन के पास है तो विशाल ओपन पिट माइन बनाई जाती है, लेकिन अगर वो सैकड़ों मीटर नीचे दबा हो तो भूमिगत सुरंगें बनाई जाती हैं। भारी ड्रिल मशीनें चट्टानों में छेद करती हैं, नियंत्रित विस्फोट किए जाते हैं और फिर विशाल मशीनें हजारों टन चट्टान बाहर निकालती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन हजारों टन चट्टानों में से ज्यादातर हिस्सा यूरेनियम नहीं होता। कई बार एक टन अयस्क में केवल कुछ किलो या उससे भी कम यूरेनियम मौजूद होता है, यानी असली खजाना अभी भी पत्थरों के बीच छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है, जब यूरेनियम इतनी कम मात्रा में है तो उसे बाकी पत्थरों से अलग कैसे किया जाता है? यहीं से शुरू होता है अगला चरण, जिसे मिलिंग कहा जाता है। खनन से निकली बड़ी बड़ी चट्टानों को सबसे पहले विशाल क्रशरों में डाला जाता है। ये मशीनें उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। इसके बाद बॉल मिल जैसी मशीनें इन्हें और पीस कर लगभग महीन पाउडर में बदल देती हैं। अब ये किसी पत्थर जैसा नहीं दिखता, बल्कि साधारण धूल जैसा दिखाई देता है। लेकिन यूरेनियम अभी भी इस पाउडर के अंदर दूसरे खनिजों के साथ मिला हुआ है, इसलिए इस पाउडर को बड़े बड़े टैंकों में रासायनिक घोलों के साथ मिलाया जाता है। धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रियाएं यूरेनियम को बाकी खनिजों से अलग करना शुरू कर देती हैं। फिर कई चरणों की सफाई और फिल्टरिंग के बाद एक गाढ़ा पीले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। इसे येलो केक कहा जाता है। नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये कोई केक है, लेकिन वास्तव में ये यूरेनियम ऑक्साइड का सांद्र रूप होता है। इसी येलो केक के अंदर आगे बनने वाले परमाणु ईंधन की नींव छिपी होती है। लेकिन रिएक्टर में येलो केक सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इसकी यात्रा एक बिल्कुल नई दिशा लेने वाली है, जहां इसे गैस में बदला जाएगा और वहीं तय होगा कि ये साधारण यूरेनियम रहेगा या परमाणु ईंधन बनने के योग्य। इसे एक कन्वर्जन प्लांट में भेजा जाता है, जहां कई रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद इसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 में बदला जाता है। सामान्य तापमान पर यह ठोस होता है, लेकिन थोड़ा गर्म करने पर गैस बन जाता है। यही गुण इसे आगे की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त बनाता है। अब शुरू होता है एनरिचमेंट। कल्पना कीजिए कि आपके सामने लाखों सफेद और हल्के से अलग वजन वाले कंचे रखे हों और आपको उनमें से सिर्फ थोड़े से हल्के कंचे चुनने हों। मशीन से ये काम सुनने में आसान लगता है, लेकिन परमाणुओं के स्तर पर यह बेहद कठिन है, क्योंकि यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के बीच द्रव्यमान का अंतर बहुत ही कम होता है। इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं हजारों हाई स्पीड गैस सेंट्रीफ्यूज मशीनें। हर सेंट्रीफ्यूज एक लंबी पतली बेलनाकार मशीन होती है जो प्रति मिनट हजारों चक्कर लगाती है। इसके अंदर UF6 गैस भरी जाती है। तेज घूर्णन के कारण थोड़ा भारी यूरेनियम 238 बाहर की ओर अधिक खिसकता है, जबकि थोड़ा हल्का यूरेनियम 235 केंद्र की ओर अपेक्षाकृत अधिक रहता है। सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूज से बहुत मामूली अंतर मिलता है, इसलिए इन्हें अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। हर चरण गैस में यूरेनियम 235 की मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है। कई चरणों के बाद वही गैस तैयार होती है, जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा लगभग 3 से 5% तक पहुंच जाती है। अधिकांश वाणिज्यिक परमाणु बिजली घरों के लिए यही स्तर पर्याप्त होता है। अब ये गैस फिर से एक और रासायनिक परिवर्तन से गुजरती है। UF6 को वापस ठोस यूरेनियम डाइऑक्साइड यानी UO2 के बेहद महीन पाउडर में बदला जाता है। यही पाउडर आगे चलकर उस छोटे से फ्यूल पैलेट का रूप लेगा जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। लेकिन क्या सिर्फ पाउडर को दबा देने से वो पैलेट बन जाता है? बिल्कुल नहीं। अब शुरू होती है पूरी प्रक्रिया का सबसे सटीक और सबसे संवेदनशील निर्माण चरण, जहां माइक्रोन स्तर की गलती भी स्वीकार नहीं की जाती।
अब तक यूरेनियम सिर्फ एक महीन पाउडर है, लेकिन रिएक्टर के अंदर इसे इस रूप में नहीं डाला जा सकता। वहां ईंधन को वर्षों तक बेहद ऊंचे तापमान, तेज विकिरण और लगातार चल रही परमाणु प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब इस पाउडर को एक ऐसा रूप देना होगा जो छोटा भी हो, मजबूत भी हो और हर पैलेट बिल्कुल एक जैसा हो। सबसे पहले यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर को बहुत सावधानी से तैयार किया जाता है। इसमें नमी, कणों का आकार और रासायनिक शुद्धता बार बार जांची जाती है, क्योंकि अगर पाउडर की गुणवत्ता में जरा सी भी कमी रह जाए तो उसका असर बाद में पूरे ईंधन पर पड़ सकता है। इसके बाद इस पाउडर को एक विशेष डाई के अंदर भरकर हजारों किलोग्राम के दबाव से दबाया जाता है। कुछ ही सेकंड में ये ढीले पाउडर से एक छोटे बेलनाकार ठोस टुकड़े में बदल जाता है। इसे ग्रीन पैलेट कहा जाता है, लेकिन ये अभी भी काफी कमजोर होता है, हाथ से दबाने पर भी टूट सकता है। इसलिए अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इन ग्रीन पैलेट्स को विशेष भट्टियों में भेजा जाता है, जहां इन्हें लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर नियंत्रित वातावरण में कई घंटों तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को सिंटरिंग कहते हैं। इतने अधिक तापमान पर पाउडर के सूक्ष्म कण आपस में जुड़कर एक बेहद घना और मजबूत ठोस पदार्थ बना लेते हैं। अब यही छोटा सा पैलेट वर्षों तक परमाणु रिएक्टर के अंदर काम करने लायक मजबूती हासिल कर चुका होता है, लेकिन गर्म करने के बाद भी काम पूरा नहीं होता। सिंटरिंग के दौरान पैलेट थोड़ा सिकुड़ जाता है, इसलिए हर पैलेट को अत्यंत सटीक ग्राइंडिंग मशीनों से घिसकर उसका अंतिम आकार दिया जाता है। उसका व्यास, लंबाई और सतह की चिकनाई माइक्रोन स्तर तक मापी जाती है। अगर एक भी पैलेट तय मानकों से बाहर निकले तो उसे उपयोग में नहीं लिया जाता। अब पहली बार ये बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट होना चाहिए। आकार में ये सिर्फ एक उंगली के पोर जितना छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर संग्रहित ऊर्जा असाधारण होती है। यही कारण है कि इतने छोटे पैलेट को परमाणु ऊर्जा उद्योग में इतनी अहमियत दी जाती है। लेकिन रिएक्टर के अंदर इन पैलेट्स को अलग अलग नहीं डाला जाता। अब सैकड़ों पैलेट्स को एक लंबी पतली धातु की नली के अंदर एक एक करके भरा जाता है। ये नली सामान्य धातु की नहीं होती, बल्कि जिरकोनियम मिश्र धातु से बनाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उच्च तापमान सह सकती है, आसानी से जंग नहीं खाती और न्यूट्रॉनों को बहुत कम अवशोषित करती है। यही वजह है कि ये परमाणु रिएक्टरों के लिए आदर्श सामग्री मानी जाती है। जब पूरी नली पैलेट से भर जाती है तो उसके दोनों सिरों को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। अब इसे फ्यूल रॉड कहा जाता है, लेकिन रिएक्टर में एक या दो फ्यूल रॉड भी नहीं लगाए जाते। ऐसी दर्जनों या सैकड़ों फ्यूल रॉड्स को बेहद सटीक दूरी पर एक मजबूत ढांचे में जोड़ा जाता है। इस पूरे ढांचे को फ्यूल असेंबली कहा जाता है। यही फ्यूल असेंबली आखिरकार उस जगह पहुंचती है जहां एक साधारण सी दिखने वाली चट्टान की करोड़ों साल पुरानी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने वाली होती है। लेकिन इसकी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब इसे परमाणु रिएक्टर के अंदर स्थापित किया जाता है। रिएक्टर के कोर में सैकड़ों फ्यूल असेंबली एक तय पैटर्न में लगाई जाती हैं। इनके बीच कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट के लिए रास्ते छोड़े जाते हैं। सब कुछ मिलीमीटर की सटीकता से किया जाता है, क्योंकि यहीं से आगे हर परमाणु प्रतिक्रिया नियंत्रित रहनी चाहिए। जब रिएक्टर चालू होता है तो यूरेनियम 235 के कुछ परमाणु न्यूट्रॉन को अवशोषित कर विखंडित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और साथ ही नए न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं, जो आगे दूसरे यूरेनियम 235 परमाणुओं का विखंडन करते हैं। इसी नियंत्रित श्रृंखला को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहा जाता है। अगर इसे बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो प्रतिक्रिया बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए कंट्रोल रॉड्स अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके पूरी प्रक्रिया को संतुलित रखती हैं। यही कारण है कि परमाणु बिजली घर और परमाणु हथियार की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर नियंत्रण का होता है। अब फ्यूल पैलेट से निकलने वाली ऊष्मा आसपास बह रहे कूलेंट यानी आमतौर पर पानी तक पहुंचती है। ये पानी अत्यधिक गर्म होकर भाप बनाता है, फिर यही भाप विशाल टरबाइन घुमाती है और टरबाइन से जुड़ा जनरेटर बिजली पैदा करता है। यानी आपके घर का पंखा, बल्ब, कंप्यूटर या मोबाइल चार्जर, इन सब तक पहुंचने वाली बिजली की शुरुआत इसी छोटे से फ्यूल पैलेट से हो सकती है। लेकिन ये पैलेट हमेशा के लिए नहीं चलता। लगभग 3 से 6 वर्ष तक रिएक्टर में काम करने के बाद इसके अंदर मौजूद उपयोगी यूरेनियम 235 की मात्रा काफी कम हो जाती है और विखंडन से बने अन्य तत्व जमा होने लगते हैं। तब इस प्रयुक्त ईंधन को सावधानी पूर्वक रिएक्टर से निकाला जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी ऊष्मा और विकिरण दोनों मौजूद होते हैं। निकाले गए फ्यूल को पहले विशेष जलाशयों में ठंडा किया जाता है। इसके बाद देश की नीति और तकनीक के अनुसार या तो उसे लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण में रखा जाता है या कुछ देशों में पुनः प्रसंस्करण करके उपयोगी पदार्थों को दोबारा निकाला जाता है।
सोचिए, जिस यात्रा की शुरुआत धरती के अंदर दबे एक साधारण पत्थर से हुई थी, वही यात्रा लाखों लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक चट्टान, फिर अयस्क, फिर येलो केक, गैस, पाउडर, छोटा सा पैलेट, फ्यूल रॉड, फ्यूल असेंबली और आखिर में एक परमाणु रिएक्टर का धड़कता हुआ दिल। यही है यूरेनियम ईंधन बनने की पूरी कहानी। एक ऐसी यात्रा जिसमें भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मिलकर धरती की गहराई में छिपे एक साधारण खनिज को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ऊर्जा सघन ईंधनों में बदल देते हैं। शायद यही वजह है कि उंगली पर रखा ये छोटा सा पैलेट आकार में भले ही मामूली दिखे, लेकिन इसके पीछे छिपी विज्ञान और इंजीनियरिंग की कहानी वास्तव में विशाल है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचता है, अगर यूरेनियम इतना शक्तिशाली ईंधन है, तो क्या एक दिन ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा? वैज्ञानिकों के अनुसार आज ज्ञात यूरेनियम भंडार कई दशकों तक दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा नई खदानों की खोज लगातार जारी रहती है। इतना ही नहीं, कुछ देशों में इस्तेमाल हो चुके परमाणु ईंधन को दोबारा प्रोसेस करके उसमें बची उपयोगी सामग्री भी निकाली जाती है। भविष्य में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जैसी तकनीकें उपलब्ध यूरेनियम का और भी बेहतर उपयोग कर सकती हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस छोटे से फ्यूल पैलेट को आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा था, उसके पीछे वर्षों की वैज्ञानिक रिसर्च, अत्याधुनिक मशीनें और सैकड़ों गुणवत्ता परीक्षण छिपे होते हैं। रिएक्टर तक पहुंचने से पहले हर पैलेट की बार बार जांच की जाती है, ताकि वो वर्षों तक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके। इस पूरी यात्रा को एक बार फिर सोचिए। करोड़ों साल पहले धरती के अंदर बनी एक साधारण चट्टान, फिर खनन, फिर येलो केक, फिर गैस, फिर एनरिचमेंट, फिर महीन पाउडर, फिर एक छोटा सा पैलेट और आखिर में वही पैलेट लाखों लोगों तक बिजली पहुंचाने वाले परमाणु रिएक्टर का हिस्सा बन जाता है। यानी उंगली पर रखा ये छोटा सा टुकड़ा सिर्फ ईंधन नहीं है, ये भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और इंजीनियरिंग की दशकों की मेहनत का परिणाम है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे जटिल निर्माण प्रक्रियाओं में यूरेनियम फ्यूल का निर्माण भी गिना जाता है। अब जब भी आप किसी परमाणु बिजली घर की तस्वीर देखेंगे, तो शायद उसकी सबसे बड़ी कहानी आपको उसकी ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उस छोटे से फ्यूल पैलेट में दिखाई देगी,